आदाब नाज़रीन, जी सलाम में आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। एक महीने से ज्यादा दिनों तक चले रियासती असेंबली का बजट सेशन आज खत्म हो गया। ईवान की कार्रवाई में हिज़्ब इख्तिलाफ के मेंबरान के ताउन का शुक्रिया अदा करते हुए वजीर आला ने कहा कि मौजूदा सेशन में कई अहम फैसले लिए गए। इस मौके पर वजीर आला ने एक दफा फिर क़याम अमन के लिए हिंद और पाक मुज़ाकरात पर जोर दिया। इसके अलावा उन्होंने मीडिया से हालात को नॉर्मल बनाने में मदद करने की अपील भी की। वजीर आला की स्पीच के साथ ही 2 जनवरी से शुरू हुए बजट सेशन का इख्तिताम हो गया। मौजूदा सेशन के दौरान मुख्तलिफ मुद्दों पर खूब हंगामा हुआ। हिज़्ब इख्तिलाफ का वॉकआउट करना भी एक तरह से मामूल की बात रही, लेकिन संजीदा मौज़ूआत पर ऐवान में दमदार बहस भी हुई। इस दौरान अपोजिशन की जानिब से सरकार से कई मुश्किल सवालात और वजाहत भी तलब की गयी। वजीर आला इन तनकीदों को जमहूरी निजाम की मजबूती के लिए नेक शगुन मानती हैं। इस ताउन के लिए उन्होंने सभी अपोजिशन जमातों का शुक्रिया अदा किया। बदकिस्मती है, हमारे मसाइल बहुत हैं इस वक्त। सिचुएशन जो है अच्छी नहीं है। परसों का हमला अभी जिसमें हमारे कई लोग जो हैं उसमें जाँ भाग हुए, बहुत बुरा हुआ। पर जिस तरह से यहाँ पर इन मुद्दों के ऊपर बात हुई, मैं समझती हूँ कि ये हमारा सबसे बड़ा ट्रिब्यूट है। जो लोग हमें चुनते हैं, जो लोग हमें यहाँ भेजते हैं, उन लोगों के लिए सबसे बड़ा ट्रिब्यूट है। मौजूदा सेशन के दौरान अहम बिल पेश किए गए, कुछ को मंजूर भी कर लिया गया। सरकार की हुसूलियाबियों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अपोजिशन को सरकार की मुस्बत चीजों की तायीद करनी चाहिए। पहली बार जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में हमने कई ऐसे लॉज आप लोगों ने यहाँ, जिसके लिए आई वुड लाइक टू कॉम्प्लीमेंट यू, पास किए। पहाड़ी रिजर्वेशन आज तक कभी नहीं हुआ है। इसी तरह जो पोरेस्ट ऑफ पोर, जो गरीब में से गरीब तर तबका है, उनके लिए रिजर्वेशन होना ये पहले कभी नहीं हुआ। बहुत सारी अच्छी चीजें भी हो रही हैं। आज आप देखते हैं श्रीनगर से लेके आप जाइए पूरा काजीगुंड तक, तो मेरे ख्याल में कोई 5-6 दिन में आप 1 घंटे में पूरा वो डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, क्योंकि इतनी अच्छी सड़कें बन रही हैं। आपके फ्लाईओवर पे दिन रात काम चल रहा है। आपके बाकी जो है तामीराती काम चल रहे हैं। मगर बदकिस्मती से जो जिस मसले ने हमको जकड़ा हुआ है, वो हमें किसी और चीज की तरफ देखने का मौका ही नहीं देता है। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि मैं जो हमारा ये सेशन रहा, बहुत फ्रूटफुल रहा, बहुत प्रोडक्टिव रहा। इसमें उमर साहब भी पूरा यहाँ बैठे रहे, और जो मैं कहती हूँ, जो हमारे यहाँ MLA सत शर्मा जी ने भी कहा कि उससे नेचुरली एनकरेजमेंट मिलती है। जो हमारे नए MLAs आ गए हैं, और किसी सीनियर को वहां बैठे देखना और उनकी बात सुनना, दैट वाज आल्सो प्रेज वर्दी। गुज़िश्ता 1 माह के दौरान वादी में मिलिटेंट्स हमलों के साथ साथ सरहदी इलाकों में शेलिंग के सबब कशीदगी का माहौल बना रहा। वजीर आला ने कहा कि रियासत के आवाम की जान माल की हिफाजत का मुद्दा उठाना रियासत के लीडर्स का फर्ज है। उन्होंने कहा कि हिंद पाक के दरमियान बातचीत के जरिए ही रियासत में अमन कायम हो सकता है। मुझे खुशी है कि इसमें अपोजिशन भी बार बार ये बात कहती है। हमें इस बात से कतराना नहीं चाहिए। फारूक अब्दुल्ला एंटी नेशनल स्टेटमेंट क्यों जी, वो कह रहा है पाकिस्तान से बात करो। महबूबा मुफ्ती एंटी नेशनल CM क्योंकि वो कह रही है पाकिस्तान से बात करो, जम्मू कश्मीर में बात करो, क्योंकि बातचीत के अलावा कुछ नहीं है। जंगें तो हम बहुत लड़ चुके हैं। 1947 से लेकर आज तक हमने कई जंगें लड़ी हैं और जीती हैं तमाम जंगें, चाहे 65 हो, 71 का वॉर हो, चाहे करगिल का वॉर हो। मगर उसके बावजूद भी हमारी प्रॉब्लम तो दूर नहीं हुई, और ऑप्शन ही नहीं है। जंग इज नो ऑप्शन, वॉर इज नो ऑप्शन फॉर अस। एक ही ऑप्शन है, वो बातचीत है। चाहे आज करें, कल करें, परसों करें, बातचीत के बगैर हमारे पास कोई चारा नहीं। क्योंकि हमारे लोग मर रहे हैं, हमारे लोग शहीद हो रहे हैं, चाहे वो हमारा आर्मी का जवान हो, चाहे CRPF हो, चाहे पुलिस हो, चाहे सिविलियन हो। इसलिए मुझे खुशी है कि पिछले दिनों यहाँ जितनी भी बहस रही उसमें बातचीत की बात हुई। इस मौके पर ही उन्होंने मीडिया से भी ताउन की अपील की। उन्होंने कहा कि माहौल को साजगार बनाने में सरकार मीडिया से मुस्बत रवैये की उम्मीद करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। सुजवाम में हुए आर्मी कैंप में शहीद जवानों की शहादत को बजट सेशन के आखिरी रोज याद किया गया, और वजीर रियासत अब्दुल रहमान वीरी ने जवानों की शहादत को हाउस में याद किया, और अराकीन असेंबली ने हाउस में मौन धारणा कर जवानों को खिराज-ए-अकीदत पेश की।
जम्मू कश्मीर के शोपियां में पत्थरबाजों और फौज के बीच हुई झड़प मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पीर को आर्मी के मेजर आदित्य कुमार के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर रोक लगा दी है। 10 गढ़वाल राइफल्स के मेजर आदित्य कुमार के खिलाफ एफआईआर पर यह रोक अगली सुनवाई तक के लिए लगाई गई है और इसके साथ ही कोर्ट ने मरकजी और जम्मू कश्मीर सरकार को नोटिस जारी करते हुए मामले पर जवाब देने को कहा है। आर्मी पर एफआईआर के मामले में मेजर आदित्य के वालिद लेफ्टिनेंट कर्नल करमवीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने शोपियां फायरिंग मामले में मेजर आदित्य कुमार के खिलाफ केस दर्ज किया था। मेजर आदित्य के वालिद रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल करमवीर सिंह ने फौज के खिलाफ एफआईआर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था और उसी अर्जी पर कोर्ट ने ये ऑर्डर जारी किया है। शोपिया फायरिंग मामले में मेजर आदित्य को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगा दी है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं याचिकाकर्ता की वकील ऐश्वर्या भाटी मैम। क्या ग्राउंड है एक बड़ी राहत मेजर आदित्य के लिए? तमाम कार्रवाई जो उनके खिलाफ पर कोर्ट ने रोक लगा दी है, क्या ग्राउंड लिया है कोर्ट ने? देखिए, कोर्ट ने जो हमारे सीरियस ग्राउंड्स और इश्यूज हमने अपनी पिटीशन में रेज किए हैं उन पे कॉग्निजेंस लेते हुए कोर्ट ने वो JNK सरकार और भारत सरकार को 2 हफ्ते में जवाब देने के लिए कहा है। साथ ही साथ मेजर आदित्य के ऊपर कोई भी कोर्सिव एक्शन इन द मीनवाइल नहीं हो सकता, ये भी कोर्ट का डायरेक्शन है। और जो इम्पोर्टेंट इश्यूज हमने रेज किए थे, ना केवल फंडामेंटल राइट्स ऑफ दिस सोल्जर एंड हिज फादर, लेकिन कहीं ना कहीं फौज के मोराल पे जो नंबिंग इम्पैक्ट है और उसका इम्पैक्ट देश की नेशनल सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी और सॉवरेंटी पे जो एक तरह से खतरा उसकी वजह से पैदा हो सकता है, वो सारे इश्यूज को कॉग्निजेंस लेते हुए कोर्ट ने नोटिस इशू किया है। मैम, आपने एक और मांग की थी कि जो पत्थरबाज है उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और मुआवजा का भी प्रावधान होना चाहिए। उस पर कोर्ट ने क्या कुछ कहा? अभी आज नोटिस इशू हुआ है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि एक प्रेयर पे हुआ है, 2 पे नहीं हुआ है, सारी पिटीशन पे नोटिस इशू हुआ है। जब आगे सरकार अपना जवाब देंगी फिर इस पे आगे बहस होगी और आगे मामला आएगा कि किस किस इश्यूज पे कोर्ट क्या व्यू लेती है। मैम, पिटीशन की कॉपी कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल के ऑफिस को कहा, यानी कि इस केस में अटॉर्नी जनरल ही पेश होंगे, ये काफी अहम है। ये बहुत अहम है क्योंकि देखिए इस पिटीशन के जो इश्यूज हैं वो भी बहुत अहम है। ये खाली किसी एक या 2 जनों के फंडामेंटल राइट्स की बात नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि फौज का मोराल, देश की सिक्योरिटी, इतने इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, इन्हीं को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने हमें ये कहा है कि हम अटॉर्नी जनरल के ऑफिस को कॉपी सर्व करें और अटॉर्नी जनरल को ये रिक्वेस्ट करिए कि वो सरकार का पक्ष 2 हफ्ते में। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थी याचिकाकर्ता की वकील ऐश्वर्या भाटी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि मेजर आदित्य को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत है क्योंकि उनके खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। अब 2 सप्ताह के अंदर केंद्र और जम्मू कश्मीर सरकार को सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का जवाब देना होगा। सुमित कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। और वहीं सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद मेजर आदित्य के सपोर्टर्स में खुशी देखी गई। उन्होंने एफआईआर पर अगली सुनवाई तक रोक लगाए जाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के लिए कोर्ट का शुक्रिया अदा किया। हमें सुप्रीम कोर्ट से ऐसी ही उम्मीद थी कि वो हमारे फेवर में ही, क्योंकि हम सही थे इसलिए हमारे फेवर में ही डिसीजन लेंगी। ऐसा कहीं नहीं होता है कि फौज के ऑलरेडी वहां एफ्स पर लगा हुआ। कोर्ट ने रोक लगाई, उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं और आगे भी उम्मीद रखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हमारे फेवर में ही फैसला सुनाएगी। क्योंकि आप ये देखिए, देश की रक्षा करने वालों के लिए अगर आप उनसे हथियार ले लें और उनके हाथ बांध दें तो वो कैसे देश की रक्षा करेंगे। जम्मू के सुजवा आर्मी कैंप और श्रीनगर के सीआरपीएफ हेडक्वार्टर पर हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा ने ले ली है। सुबह श्रीनगर के सीआरपीएफ हेडक्वार्टर पर मिलिटेंट्स ने हमला करने की कोशिश की, जिसे जवानों ने नाकाम कर दिया और इसके बाद सीआरपीएफ की क्विक रिएक्शन टीम यानी कि QRT ने करण नगर इलाके में मिलिटेंट्स और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान मुठभेड़ में एक जवान भी शहीद हो गए। इसके अलावा एक पुलिस जवान भी जख्मी हो गए। आपको बता दें कि पीर के रोज सुबह श्रीनगर के करण नगर में 2 मिलिटेंट्स जो कि AK-47 से लैस थे आर्मी कैंप की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन सीआरपीएफ ने देखते ही गोली चलाई, जिसके बाद दहशतगर्द जो है वो वहां से भाग निकले। अब उनके लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। दहशतगर्दों की ये नाकाम कोशिश सुबह करीब 4:30 बजे की गई थी। वहीं बात करें अगर शनिचर को तो सुजवा मिलिट्री स्टेशन पर मिलिटेंट्स ने हमला किया था, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए थे और एक सिविल सिटीजन की मौत हो गई थी। हमले में 11 लोग जख्मी भी हुए हैं, जिनमें आर्मी के जवान और अफसरान भी शामिल हैं। फिदायीन हमले में आर्मी ने 3 मिलिटेंट्स को मार गिराया है। See, the encounter is going on. In the morning around 4:45, 2 militants they tried to barge into the headquarters of CRPF
23 Battalion, and the alert sentry, he repulsed the attack. As a result, these two terrorists, they sneak into the building which were close to the headquarters of the battalion. So then our valley QATs of CRPF, they came along with SOG. While they were searching house to house, the contact was established around 9:30. So now the encounter is going on. So we heard that जुमा आर्मी कैंप बेस पर हुए दहशतगर्दाना हमले में कुछ नए इंकशाफात भी हुए हैं। जराये के मुताबिक मिलिटेंट्स को मकामी तौर पर मदद जो है वो फराहम की गई थी। हमले में से कबल दहशतगर्दों ने शराब और ड्रग्स का इस्तेमाल भी किया। जिस इमारत में मिलिटेंट्स छिपे हुए थे और जहां पर हमले की प्लानिंग की गई थी उसका जायजा लिया हमारे नुमाइंदे राजन वैद ने। अभी हम मौजूद हैं उसी बिल्डिंग में जिसका इस्तेमाल आतंकवादियों ने किया। यहाँ पे वो आके रुके। जिस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले उन्होंने नशा किया। यहाँ पे जो नशे के इंजेक्शन हैं वो लिए गए, सिगरेट की डब्बियाँ पड़ी हैं आसपास और शराब की एक बोतल भी है जिसका इस्तेमाल उन आतंकवादियों ने किया होगा। जितनी भी प्लानिंग थी उन्होंने यहीं से आके रची। यहाँ पे वो कितने दिन रहे, कितने दिन यहाँ से उन्होंने जो है सेना के कैंप की रैकी की होगी। और जो ये इलाका है, जो ये बिल्डिंग है, बिल्कुल सुनसान बिल्डिंग है। यहाँ पे आसपास कोई भी नहीं हमने देखा और जिससे ये साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि इसी जो सुनसान बिल्डिंग का जो इस्तेमाल है उन आतंकवादियों ने किया होगा। यहाँ पे नशा किया उन्होंने सबसे पहले। जिस तरह से ये पहले भी देखा गया है, जब भी इस तरह के फिदाइन अटैक होते हैं तो ये आतंकवादी नशे का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद ही जो जिस तरह से अपने ऑपरेशन को अंजाम देते हैं और अपनी सुध बुध खो के जो भी उनके सामने आता है उसको मारने की कोशिश होती है उनकी। उसी तरह से ये दिखा है। जिस तरह से इंजेक्शन यहाँ पे अभी भी पड़े हुए हैं, किसी ने इनको उठाया नहीं है। और उसके बाद जहाँ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो 3 से 4 जो भी आतंकवादी यहाँ छुपे होंगे उनको देखने वाला यहाँ कोई नहीं होगा। और यहाँ से सेना का कैंप जो है बिल्कुल सामने जो है नज़र आता है, उनके क्वार्टर्स तक नज़र आते हैं, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है किस तरह से उन्होंने प्लानिंग रची होगी। यहाँ से लोकल सपोर्ट जो उनको यहाँ से मिला उनकी मदद से उन्होंने इस बिल्डिंग को चुना होगा, क्योंकि ये सुनसान बिल्डिंग है, यहाँ कोई नहीं है। इस बिल्डिंग के अंदर छुप के उन्होंने प्लानिंग रची कि किस तरह सुंजुआ मिलिट्री स्टेशन जो कि बिल्कुल सामने है उस पर अटैक किया जाए। इस बिल्डिंग के आसपास कई ऐसे नाले हैं, सुनसान नाले हैं, जिनका इस्तेमाल आतंकवादियों ने किया होगा। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया, जम्मू। और जो खबरें मिल रही हैं उससे लगता है कि मिलिटेंट्स कई दिनों तक इमारत में छिपे रहे। बिल्डिंग की जो दीवारें हैं उन पर हिंद मुखालिफ नारे भी लिखे हुए थे। कैंप तक उनकी रसाई कैसे हासिल होगी इसको भी समझने की कोशिश की जी सलाम ने। आप भी देखिए। अभी हम मौजूद हैं सुंजुआ के उसी इलाके में। मेरे पीछे जो है वही सुंजुआ सेना का कैंप है, यहाँ से दिखाई देता है। यहाँ से सीधा रास्ता है सुंजुआ से, जहाँ से सेना के कैंप तक जाया जा सकता है। इसमें कुछ खड्ड भी हैं और इसके साथ साथ कुछ नाले भी हैं। यहाँ मैं आपको दिखाऊंगा, ये वही यहाँ पे बिल्डिंग है जहाँ पे जो आतंकवादी हैं उन्होंने गो इंडिया बैक करके इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जो मिटाया गया है। उसके बाद ये वही ये बिल्डिंग है जहां पे इस तरह से कयास लगाए गए हैं कि शायद जो आतंकवादी थे जब हमला करने से पहले वो इसी बिल्डिंग में छुपे होंगे रात के वक्त, क्योंकि जिस तरह से स्लोगन्स लिखे गए हैं इसके ऊपर जो मिटाए गए बाद में, इससे साफ पता चलता है कि जो इस तरह से खाली जो यहाँ पे बिल्डिंग्स हैं उसका इस्तेमाल जो है आतंकवादियों ने किया होगा। इस इलाके की रेकी की होगी, क्योंकि ये जो इलाका है मैं आपको दिखाऊंगा, ये इस इलाके से जो जितना भी सेना का कैंप है, जो क्वार्टर्स हैं वो यहाँ से नज़र आते हैं। मैं आपको कैमरामैन हमारे जूम करेंगे तो दिखाएंगे। वो जो सामने मेरे देख रहे हैं वो वही सेना के वो क्वार्टर्स है जहाँ पे जो है आतंकवादियों ने हमला किया और कई लोगों को उन्होंने मार दिया। ऐसे में जो ये
इलाका है बिल्कुल इस तरह से ये सुनसान बिल्डिंग काफ़ी बिल्डिंग है यहाँ पे जो सुनसान तरीके से यहाँ पे बनी हुई हैं, जिसका इस्तेमाल आसानी से किया जा सकता है। इस यहाँ से सेना की जो पिकेट्स हैं वो भी नज़र आती हैं, सामने सेना की पिकेट्स नज़र आती हैं, जिससे कि अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो रेकी की गई है इस इलाके की उसमें इस जगह का भी इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि यहाँ जाने से पहले भी उन्होंने स्लोगन लिखे हैं और जो भारत विरोधी स्लोगन लिखे गए बाद में उनको यहाँ पे जो पुलिस प्रशासन ने यहाँ पे उसको मिटाया गया। लेकिन ये साफ है कि जो ये इलाका है, जिस तरह से यहाँ पे खबरें हैं कि अलगाववादी नेताओं की भी काफ़ी यहाँ पे ज़मीन है और उनके मकानात हैं, तो उससे ये साफ जाहिर होता है कि जो लोकल सपोर्ट उनको मिला और उनको यहाँ पे रखा गया, ऐसे यहीं से उन्होंने ये प्लानिंग रची। जो हमला करने की जो भी प्लानिंग थी वो यहीं बैठ के उन्होंने रची और सुबह यहीं से उन्होंने जाकर वहाँ सेना के कैंप पर सुबह 5 बजे हमला किया। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया, जम्मू। सुंजवा फिदाइन हमले में शहीद हुए जेसीओ मदन लाल चौधरी को पूरे फौजी एजाज के साथ उनके आबाई गांव में उनको आखिरी रसूमात उनकी अदा की गई। उनके बेटे लेफ्टिनेंट अंकुश चौधरी ने शहीद वालिद को सलामी दी। अंकुश चौधरी फौज में ट्रेनिंग लेफ्टिनेंट हैं। उन्होंने पिता की शहादत पर एक बहादुर सिपाही की तरह फख्र महसूस करते हुए वर्दी में वालिद को सलामी दी। शहीद मदन लाल को जैसे ही उनके आबाई वतन कठुआ में लाया गया तो उनके आखिरी दीदार को लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए और मांग की कि पाकिस्तान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। सुंजवान हमले के बाद मरकजी वजारत दाखिला भी हरकत में आ गया है। मरकजी वजारत दाखिला राजनाथ सिंह ने दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग बुलाई है, जिसमें जम्मू कश्मीर को लेकर आगे की हिकमत अमली पर गौर व फिक्र किया गया। ये मीटिंग शाम 4 बजे शुरू हुई। मीटिंग में सुंजवा में हुए मिलिटेंट हमले पर चर्चा हुई। मीटिंग में वजारत दाखिला, राजनाथ सिंह, होम सेक्रेटरी, आईबी चीफ, रॉ चीफ समेत वजारत दाखिला के बड़े अफसरान मौजूद रहे। इससे पहले नई दिल्ली में वजीर दिफा निर्मला सीतारमण ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी। जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान को मुंतबाह करते हुए कहा है कि दहशतगर्दी को फरोग देने से उसे ज्यादा नुकसान होगा। पाकिस्तान के साथ बातचीत की हिमायत करने वाले फारूक ने कहा कि दहशतगर्दी जितनी बढ़ेगी उतना ही नुकसान पाकिस्तान को उठाना पड़ेगा। वाज़ेह हो कि इससे कबल फारूक ने पाकिस्तान को लेकर इस तरह का बयान नहीं दिया था। हम सबको इसका अफसोस है कि आतंकवादी कार्रवाई चल रही है और हम चाहते हैं कि हमारा पड़ोसी जो है वो इसको समझ जाए कि आतंकवाद से कोई फायदा नहीं बनेगा, बल्कि और ज्यादा नुकसान होगा। यहाँ भी लोग मरेंगे, वहाँ भी लोग मरेंगे। उन्हें इस पे सोचना चाहिए और रास्ता निकालना चाहिए आतंकवाद से निकलने का। और वजीर दिफा निर्मला सीतारमण प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, सीधा आपको वहीं लिए चलते हैं। The terrorists belonged to Jaish-e-Mohammed, Tanzim, sponsored by Azhar Masood, residing in Pakistan and deriving support from therein. The terrorists had chosen to attack a military station which housed both troops and families of the Indian Army. The cantonment is located on the outskirts of Jammu, approximately 30 kilometers from the international boundary, in a semi-urbanized environment with densely populated civilian localities adjacent to the cantonment's perimeter fence. The demography of the cantonment and adjoining area indicates the possibility of local support to the terrorists. An alert had been sounded on the likelihood of a terrorist attack around this period. Accordingly, quick reaction teams, the QRTs, were positioned in vulnerable areas
it was assessed that Pakistan-sponsored terrorists may target softer elements. Hence, a QRT was also positioned at the Sanjuan family accommodation. The intrusion of the terrorists inside the cantonment was promptly detected by the sentry and challenged by the nearest available QRT, leading to a brief exchange of fire. This immediate action compelled the terrorists to split into single individuals, thereby preventing a coordinated strike. The scattered terrorists then rushed towards their pre-designated target of the family quarters and occupied some of the accommodation blocks. They were then isolated. Since the terrorists were dressed in battle fatigues and had similar appearance to their possible target victims, the operation had to be done deliberately to eliminate the possibility of any mistaken identity or collateral damage. The operations entailed a deliberate search of 26 blocks and safe evacuation of families from 189 flats, which was time-consuming and a challenging task. This was successfully achieved with no fatal casualties to our troops conducting the counter-terrorist operations. 6 fatal casualties, however, including a civilian, were caused by the terrorists due to their firing on unarmed service personnel and their dependents during the initial seizing of the residential quarters in an attempt to gain forceful entry into the family quarters. Three terrorists have been eliminated, and although there was information of 4 terrorists in the area, it is likely that the 4th terrorist was a guide and may not have entered the premises. The Jaish-e-Mohammed module, which conducted the attack, may have infiltrated some time back, and there is a possibility of them having enjoyed some local support before the final operations. Our intelligence inputs indicate that these terrorists were being controlled by their handlers from across the border. The evidence is being scrutinized by the National Investigative Agency, who shall soon furnish a detailed report. Pakistan is expanding the arc of terror to the areas south of Pir Panjal ranges and resorting to ceasefire violations to assist infiltration. These are being responded appropriately. Infiltration across the line of control has ebbed to a great extent by the Anti-Infiltration Obstacle System, the AIOS, and a dynamic multi-layered counter-infiltration grid. The activities of the terrorists in the hinterland are being severely curtailed due to the relentless efforts of the security forces. Although the terrain configuration and snow conditions make it difficult to completely stop the infiltration, the government is undertaking a host of measures in procuring modern electronic surveillance systems to implement Philip Campo's committee report, which was instituted to review the security of all military installations for which. तो आप सुने थे निर्मला सीतारमण को संजवान आर्मी कैंप पर जिस तरह से हमला हुआ था और कैसे हमला हुआ, किसने हमला किया, उसकी तमाम डिटेल्स वो बता रही थी। फिलहाल यहाँ रुकने एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। जम्मू के सुजमा आर्मी कैंप और अब श्रीनगर के सीआरपीएफ कैंप पर हुए हमले पर रियासती वजीर नईम अख्तर अंद्राबी ने का कहना है कि जंग और हमले किसी मसले का हल नहीं है, बल्कि ये मसाइल सिर्फ बातचीत से ही सुलझाए जा सकते हैं। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी के लिए कहा कि उन्होंने खुद तारीखी कदम उठाकर बातचीत की पहल की थी, लेकिन पड़ोसी मुल्क से ऐसा न हो सका। इसीलिए हमारी पार्टी हमेशा इस बात में हमारा यकीन है कि हमें बातचीत से सुलझाना चाहिए। जंग से, अटैक से, आर्मी पर अटैक करने से या मिलिटेंट मारने से फाइनल सोल्यूशन नहीं होता। नहीं, कहाँ उन्होंने तो, मोदी जी तो यहाँ से पाकिस्तान के, लाहौर के, उन्होंने तो बहुत बड़ा कदम उठाया जो पिछले 10 साल कोई नहीं उठा सका, वो साहस ही नहीं कोई कर सका। वो तो गए, लेकिन उसका उन्होंने अब उनकी सोच में अभी कोई फ़र्क नहीं आया है। पहली बार तो नहीं हो रहा, पिछले 30 साल से हो रहा है। अब जो आज अटैक हो गए पहला नहीं है जम्मू में। आपने खुद कितने रिपोर्ट किए, तो इससे पहले भी हुआ था। अभी कोशिश कर रहे हैं, मगर हमें उम्मीद है कि वो देखेंगे कि इसमें कोई रियासत की भलाई नहीं है। 1990 से दिसंबर 2017 तक कितने मिलिटेंट्स हलाक हुए हैं, इसकी ताजा जानकारी वजारत दाखिला ने दी। वजारत दाखिला के मुताबिक 90 से दिसंबर 2017 तक 22,123 मिलिटेंट्स हलाक हो चुके हैं। ये जानकारी वजारत दाखिला ने जम्मू के आरटीआई एक्टिविस्ट रोहित चौधरी की आरटीआई के जवाब में दिया। इस मसले पर हमारे नुमाइंदे राजन वैद ने एक्टिविस्ट रोहित चौधरी से खास बात की। हमारे साथ हैं रोहित चौधरी। एक दफ़ा फिर से जो इन्होंने आरटीआई किया उसमें एक अहम खुलासा हुआ है। इस खुलासे में ये बताया गया है कि 1990 से 2017 दिसंबर तक 22,123 जो मिलिटेंट हैं वो जम्मू कश्मीर में मारे गए हैं। एक बहुत बड़ी जो एक संख्या है। क्या इसमें निकल क्या है आपकी आरटीआई में? देखिए, मैंने आरटीआई फाइल की थी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में। यहाँ से मैंने पूछा था कि पिछले 27 साल के अंदर जो मिलिटेंट्स है, कितने मिलिटेंट्स जो टेररिस्ट है उनको न्यूट्रलाइज़ किया गया भारतीय सेना द्वारा। तो ये डेटा निकल के सामने है, बहुत बड़ा है। 22,000 के करीब जो है मिलिटेंट्स को जो है न्यूट्रलाइज़ किया गया जम्मू कश्मीर के अंदर। ये बहुत बड़ा डेटा है और उन लोगों के मुँह पर तमाचा भी है जो इंडियन आर्मी को क्वेश्चन करती है और टेररिस्ट के साथ सिंपैथाइज रखती है। तो मैं समझता हूँ ये उनके मुंह में तमाचा और भारतीय सेना की बहादुरी है कि पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड जो टेररिज्म है जम्मू कश्मीर में जिसको भेजा गया था और हमारी आर्मी ने बखूबी उसको निभाया और उसको एलिमिनेट किया, जो कि 22,000 के करीब जो मिलिटेंट्स उनको न्यूट्रलाइज किया गया पिछले 27 साल के अंदर। आपको लगता है कि जो ये संख्या है ये हमारे जो सेना की किस तरह से किस हालात में उन्होंने काम किया, जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी से लड़ाई किया, जूझे वो, और इतनी बड़ी जो संख्या में जो मिलिटेंट को अभी तक मार दिया गया है, लेकिन उनकी लड़ाई अभी भी जारी है। जिस तरह से हम सुंजवा स्टेशन के सामने खड़े हैं, आपको लगता है कि ये जो आंकड़ा है ये अभी और बढ़ेगा? देखिए, जैसे कि हम अभी सुषमा स्टेशन के बाद खड़े हैं, यहाँ 3 दिन से इनकाउंटर चल रहा है। मैं पहले तो सल्यूट करता हूँ अपनी इंडियन आर्मी को जो 3 दिन से उन टेररिस्ट के साथ फाइट करी और जो 5 जवान हमारे शहीद हुए। कहीं ना कहीं जो भारतीय सेना है हमारे लिए हर दम आगे रहती है देश की सुरक्षा के लिए। ये डेटा जो है सामने निकल के आया है, ये भी उसका उदाहरण हो सकता है कि भारतीय सेना ने 22,000 से ज़्यादा जो टेररिस्टों को न्यूट्रलाइज कर दिया खाली जम्मू कश्मीर के अंदर। ये बहुत बड़ा डेटा है। रोहित चौधरी जिनका एक और खुलासा है कि 22,123 जो है मिलिटेंट अब तक मारे जा चुके हैं जम्मू कश्मीर में। जो हमारे सेना ने किस तरह लोहा लिया है मिलिटेंसी से, ये उसको साफ दर्शाता है। अभी भी जो सेना की लड़ाई है वो सुंजवा सेना कैंप के अंदर चल रही है। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया जम्मू। कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद ने मरकजी हुकूमत पर अवाम को गुमराह करने का इल्जाम आयद किया है। जम्मू में पार्टी कारकुनान से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी और वजीर आजम मोदी ने कांग्रेस को विलन के तौर पर पेश कर लोगों से वोट हासिल किए। उन्होंने कहा कि वजीर आजम मुल्क की सलामियत, नौजवानों को रोजगार और किसानों की हालत सुधारने में नाकाम साबित हुए हैं। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली दफा जब से हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को यहां के प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया अपनी ओथ सेरेमनी। जब प्रधानमंत्री चीन के राष्ट्रपति के साथ अहमदाबाद में झूला झूल रहे थे,
चीन की फौज लद्दाख, इनसे पूछे जोराजी एरिया में दखल कर चुकी थी, जिन लोगों के साथ वादे किए थे भूल गए। तो सुरक्षा का मुद्दा जो था, देश की एकता और अखंडता का जो मुद्दा था, उस में गुमराह कर दिया हमारे लोगों। किसान के दुख और दर्द का पता नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में 4 साल से लगातार किसान आत्मदाह कर रहे, आत्महत्या कर रहे, खुदकुशी कर रहे हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी भूल गए। मोदी साहब ने उनको कहा कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा और 5 साल के उनके शासन में 10 करोड़ मिलेगा। आज 4 साल हो गए, ये 4.5 लाख से ज्यादा बड़ा नहीं है। अभी तक 8 करोड़ होना चाहिए, उनको 8 करोड़ और 4.5 लाख में फर्क नहीं नजर आता है। और बुलेटिन में अभी यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है। वादी कश्मीर की शिनाख्त तो वैसे कई अज्जा पर मुश्तमिल है, लेकिन सबसे बड़ी शिनाख्त इसका मौसम है। लेकिन मौसम की खुशगवारी से इंसान उसी हद तक लुत्फानंदोज हो सकता है जब तक कि उसे सहूलियत मैसर हो। यही वजह है कि चिल्ला कला जैसी सदियों पुरानी रिवायत भी कश्मीरियों को अब बोझ लगने लगी है। पहाड़ और उसकी गोद में बसी वादियों में हर मौसम का अपना मजा होता है। बस शर्त यह है कि इंसान का ज़हन पुरसुकून हो। पहाड़ के लोगों को यह सुकून फितरी तौर पर हासिल होता है। यही वजह है कि कड़ाके की सर्दी को भी वो खुशउस्लूबी से बर्दाश्त कर लेते हैं। सर्दी का इस्तकबाल करने के लिए लोग महीनों पहले से ही तैयारियों में मसरूफ रहते हैं। ये सदियों पुरानी रवायत है इनकी। फर्क यह है कि पहले के दौर में सहूलियात की कमी के बायस लोगों को खासी परेशानियां उठानी पड़ती थीं, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज तरह तरह की आसाइशें दस्तयाब हैं। हम कितना कहेंगे, कितने मुश्किलात हैं बिजली न होने से, तो इसमें कोई हद ही नहीं है। वादी में सर्दियों को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। इसका अय्याम शबाब 21 दिसंबर से 31 जनवरी के दरमियान होता है। उसके बाद इसमें कमी आती है। दूसरा दौर 19 फरवरी और तीसरा और आखिरी दौर 2 मार्च तक। वाज़ेह हो कि शुरुआती 40 दिनों में जबरदस्त बर्फबारी होती है। हालांकि रवा साल में बर्फबारी कम हुई है। इन्हीं अय्याम में अगर बिजली सप्लाई मिलती रहे तो सर्दियों का मजा दोगुना हो जाता है। लेकिन अगर ये ना मिले तो सर्दियां रहमत के बजाय जहमत बन जाती हैं। मुझे लगता है कि पुराने जमाने के लोग, मैं अपनी बचपन की बात करता हूँ, वो लोग जो हमसे काफी दाना थे, मकान जब बनाते थे तो वहाँ पर वे टाइल या सीमेंट नहीं लगाते थे। आज आप इस वक्त बाहर तो जो है, इस वक्त धूप है, जब हम बात कर रहे हैं, चले खर्च चल रहा है, कांगड़ी की जरूरत नहीं पड़ती है, इतनी गर्मी है। मगर अगर मकानों में जाएं वहाँ इतना यख है कि इंसान ठहर भी नहीं सकता। माहौलियात की तब्दीली का असर वादी पर भी पड़ने लगा है। बर्फबारी और बारिश की कमी इसी का नतीजा है। इसके असरात भी दिखने लगे हैं। इसमें सबसे अहम पानी की किल्लत है। यही वजह है कि सर्दियों के दिनों में मामूलात जिंदगी बद से बदतर होती जा रही है। शायद यही वजह है कि वादी के बुजुर्गों को पुराना दौर ही बेहतर लगता है।
जहां जदीद सहूलियात जरूरी नहीं थी, लेकिन कुदरत और फितरत के सामान मौजूद थे जो सर्दियों का मुकाबला करने में मुआविन साबित होते हैं। जी सलाम के लिए गांदरबल से वकार मंजूर की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में आमतौर पर चिल्लाई कला के दौरान बर्फबारी होती है, लेकिन इस साल चिल्लाई के शुरुआत में शदीद बर्फबारी देखने को मिली। मौसम के अचानक बदले मिजाज पर देखिए ये खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में कम बर्फबारी की वजह से किसान परेशान थे। लोगों की परेशानी की वजह है पानी की कमी। कम बर्फबारी का मतलब कम पानी। लेकिन पीर की सुबह जब लोगों की नींद खुली तो मौसम का मिजाज बदला बदला सा नजर आया। पहाड़ तो पहाड़, मैदानी इलाके भी बर्फ की चादरों से ढके हुए थे। सर्दी बढ़ गई थी। जम्मू कश्मीर में हुई बर्फबारी से काजीगुंड इलाके में जवाहर टनल के आसपास बर्फ जमा हो गई, जिसकी वजह से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद कर दिया गया। एहतियात के तौर पर जम्मू और काजीगुंड में नगरोटा जांच चौकी पर गाड़ियों की आवाजाही भी रोक दी गई। बर्फबारी की वजह से श्रीनगर हवाई अड्डे पर विजिबिलिटी में भी कमी आई, जिसकी वजह से कई हवाई उड़ानें मुतासिर हुई। लगभग 2 महीने के बाद आज जो है बर्फ पड़ रही है, और इस सीजन में यहाँ इतनी बर्फ पड़ती थी कि लोगों के मकान तक सूख जाते थे। लेकिन इस साल जो है भदरवा के लोग बर्फ के लिए तरसते रहे। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो बर्फ पड़ रही है लोगों में एक नई जिंदगी जो है फूंक देगी। पेड़ पौधों में नई जान आएगी। हमारा जो पानी सोखने का सबसे बड़ा खतरा होता है वो खतरा टल गया। कश्मीर में इस सर्दी के मौसम में ये पहला मौका है जब इतनी जबरदस्त बर्फबारी हुई है। यहाँ अब तक मौसम लगभग सूखा रहा है। पिछले साल दिसंबर की शुरुआत में कुछ बर्फबारी हुई थी और इसके बाद से मौसम ज्यादातर सूखा ही रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक पिछले 38 सालों में कश्मीर में जनवरी का महीना सबसे सूखा महीना रहा। ओहदेदारों की माने तो बर्फबारी की वजह से रियासत भर में तकरीबन हर मकाम पर आवाजाही मुतासिर हुई है। लगातार बर्फबारी की वजह से रास्तों से बर्फ हटाने में भी परेशानी हो रही है। और ये जो बर्फबारी हो रही है मैंने पहले कभी ऐसी नहीं देखी है। बहुत अच्छा लगा कश्मीर आके, और वाकई जो कहते हैं कश्मीर स्वर्ग है वो आज कश्मीर ने दिखा दिया है। नमस्ते इंडिया, मेरा नाम प्रीति है और मैं यूपी इलाहाबाद से हूँ। आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ विजिट करें इधर। कश्मीर आकर के आपको वाकई अच्छा लगेगा। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं, और इन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेट किया हमारे साथ। मोस्टली सबको यहाँ पे आने में डर लगता है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद सारा डर गायब हो गया, क्योंकि ये वाकई जन्नत की मौज है इधर। इस बर्फबारी से जहाँ कश्मीर में दूर दराज के लोग खुश हैं, वहीं कुछ इलाकों में किसान दुखी हैं। बेमौसम ओले पड़ने से उनकी फसलों को नुकसान पहुंचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। और अब चलते चलते रुक करेंगे 5 मिनट में 25 अहम खबरों का। सुंजवान दहशतगर्दाना हमले में शहीद सूबेदार मदन लाल चौधरी को कठुआ में आखिरी विदाई दी गई। फौज के बड़े अफसर रहे मौजूद। कठुआ में शहीद मदन लाल चौधरी को नौजवानों ने पेश की खिराज अकीदत। बाइक रैली निकालकर पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। जम्मू कश्मीर के सुंजवान हमले में शामिल 3 दहशतगर्द मारे गए। करीब 36 घंटे चला एनकाउंटर। श्रीनगर में सीआरपीएफ कैंप पर फिदायीन हमले की कोशिश नाकाम। दहशतगर्दों से मुठभेड़ में 2 जवान शहीद। जम्मू पहुंची वजीर दिफा निर्मला सीतारमण और वजीर आला महबूबा मुफ्ती से की मुलाकात। सुंजवान आर्मी कैंप पर हुए दहशतगर्दाना हमले के बाद हालात का जायजा लेंगी। शोपियां फायरिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मेजर आदित्य कुमार के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगाई। श्रीनगर में ताजा बर्फबारी ने रोकी वादी की रफ्तार। भारी बर्फबारी से जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद। कई रोज के लंबे इंतजार के बाद किश्तवाड़ में भी बर्फबारी, दर्जाए हरारत में कमी। कश्मीर के सबसे खूबसूरत सयाही मकामों में से एक गुलमर्ग में भी बर्फबारी। डोडा के ऊंचे पहाड़ी मकामात पर भी बर्फबारी के साथ बारिश से सर्दी बढ़ी। गांदरबल में बर्फबारी से मकामी लोगों को राहत। बर्फबारी न होने से हो सकती थी पानी की कमी।
पहलगांव में बर्फबारी से सयाहों के चेहरे खिले, पहाड़ों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी बर्फबारी। सुपर में मोटरसाइकिल के फिसलने से एक की मौत, दूसरा शदीद तौर पर जख्मी। शुमाली कश्मीर के गाजियाबाद जिले के कंगन में समाजी तंजीम से जुड़े मेंबरान ने दौरा किया। बांदीपोरा में लेजेंड राइडर्स से एनफील्ड बाइक रैली का एहतमाम किया गया। रैली में 20 से ज्यादा नौजवानों ने शिरकत की। महाशिवरात्रि के मौके पर मछली की किल्लत न हो, इस हवाले से फिशरीज महकमे की जानिब से कुपवाड़ा में वाटर मफाद में मछली का स्टॉक जमा किया गया। जम्मू कश्मीर बर्फबारी का असर, दिल्ली में हवाओं के साथ सर्दी बढ़ी। तीनों मुल्कों के कामयाब सफर के बाद मुल्क लौटे पीएम नरेंद्र मोदी। दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर सुषमा स्वराज ने किया इस्तकबाल। वेस्ट एशिया के 3 मुल्कों के दौरे पर गए थे पीएम मोदी। त्रिपुरा में बीजेपी सदर अमित शाह का रियासत के सीएम पर हमला, कहा सीपीएम तेजी से तशद्दुद के रास्ते पर बढ़ रही है। अमित शाह ने सीपीएम की रियासती सरकार को तरक्की के खिलाफ काम करने वाला बताया। त्रिपुरा में बीजेपी कारकुनान पर हो रहे हमलों का मुद्दा भी अमित शाह ने उठाया। यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ 2 दिन के त्रिपुरा दौरे पर, रोड शो में जुटे कसीर तादाद में लोग। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर मौलाना सलमान नदवी का निशाना, बोर्ड को बताया दहशतगर्दों का गढ़। शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी ने भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर हमला बोला। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को दहशतगर्दाना तंजीम बताया।